हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जर्मनी में चल रहे 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन को अक्सर दावोस ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है जो महत्वपूर्ण सुरक्षा और विदेश नीति के मामलों पर चर्चा और समाधान के लिए मंच प्रदान करता है। यह सम्मेलन हर साल फरवरी में आयोजित किया जाता है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की स्थापना शीत युद्ध के समय की मानी जाती है तथा 1963 में शुरू हुआ यह सम्मेलन पहले केवल सैन्य मुद्दों पर केंद्रित था, लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सम्मेलन ने अपने एजेंडे का विस्तार किया जो रक्षा और सुरक्षा मामलों से आगे बढ़कर जलवायु परिवर्तन और प्रवासन जैसे मुद्दों को शामिल करने लगा और बाद के वर्षों में इसने रूस, भारत और चीन सहित पूर्वी देशों के नेताओं को आमंत्रित करना भी शुरू किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है तथा यह भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना अनुसूचित जातियों को सुरक्षा प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। पहले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए एक ही आयोग था, लेकिन 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए गठित पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आयोग को 2004 में 2 अलग अलग आयोगों में बदल दिया गया। पिछले कुछ समय से कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना चर्चा में है। हालांकि यह परियोजना अपनी लागत को लेकर शुरुआत से ही विवाद में रही है और हाल ही में कैग की रिपोर्ट ने भी इस परियोजना को लेकर हुई वित्तीय अनियमितता पर प्रकाश डाला। यह परियोजना तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। इसके साथ ही यह वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना भी है। इस परियोजना को विकसित करने का मुख्य मकसद तेलंगाना में बहने वाली गोदावरी और अन्य नदियों के पानी को लिफ्ट करके राज्य को सिंचाई और पेयजल की सुविधा प्रदान करना है और इस परियोजना से लाभान्वित राज्य तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश हैं। अंतरिक्ष में बढ़ता कचरा पूरे विश्व के सामने एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इसी के समाधान के रूप में विश्व के पहले लकड़ी के उपग्रह को लॉन्च करने का विचार किया जा रहा है। दरअसल नासा और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा अंतरिक्ष उड़ान संचालन को टिकाऊ बनाने के प्रयास से दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट प्रोब को अंतरिक्ष में लॉन्च करने पर विचार कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि उपग्रह की बायोडिग्रेडेबल प्रकृति पृथ्वी के पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद कर सकती है। आज बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2024 की शुरुआत हुई। इस अभ्यास का आयोजन 19 से 27 फरवरी तक विशाखापत्तनम में किया जाएगा। यह मिलन अभ्यास का 12वां संस्करण है जिसमें लगभग 50 देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि यह एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसकी शुरुआत भारतीय नौसेना ने 1995 में की थी तथा इस अभ्यास की कल्पना मूल रूप से भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप की गई थी, लेकिन बाद के वर्षों में इस अभ्यास में एक्ट ईस्ट पॉलिसी और विभिन्न भागीदार देशों को शामिल किया गया। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है। यह इंडेक्स देशों को उनके पासपोर्ट की क्षमता के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है। यदि हम भारत की बात करें तो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग में भारत 85वें स्थान पर रहा। भारत की पासपोर्ट रैंकिंग पिछले साल की तुलना में एक स्थान नीचे खिसक गई है, जबकि फ्रांस ने 2024 के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया तथा फ्रांस अपनी रैंकिंग जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन के साथ साझा करता है। आपको बता दें कि यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें विश्व भर में 199 विभिन्न पासपोर्ट और 227 यात्रा गंतव्यों को शामिल किया जाता है। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत आज से मध्य प्रदेश के खजुराहो में हुई। इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस प्रतिष्ठित नृत्य महोत्सव का यह 50वां वर्ष है। इस स्वर्ण जयंती वर्ष को खास और यादगार बनाने के लिए संस्कृति विभाग द्वारा कथक कुंभ के आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। इसमें कथक नृत्य के 1500 से ज्यादा कलाकारों द्वारा सामूहिक नृत्य कथक कुंभ प्रस्तुत कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1975 में की गई थी।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन स्कूली बच्चों के लिए यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसरो ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा युवाओं को जोड़ो प्रतीक के साथ तैयार की है। विद्यार्थियों का चयन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उनकी पिछली परीक्षा में प्राप्त अंकों और अन्य गतिविधियों के आधार पर तय किया जाता है तथा कक्षा 9 में पढ़ने वाले विद्यार्थी इस कार्यक्रम के पात्र होते हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवा विद्यार्थियों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करना है। इसकी शुरुआत 2019 में की गई। हाल ही में भारत ने ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर स्थापित गरीबी और भूख उन्मूलन निधि में 10 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। इस निधि से विकास के मामले में पिछड़े तमाम देशों में रहने वाले लाखों लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर पड़ेगा और यह दक्षिण सहयोग की भावना को मजबूती प्रदान करेगा। आपको बता दें कि गरीबी और भूख उन्मूलन के लिए भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका निधि की स्थापना मार्च 2004 में तीनों देशों ने संयुक्त रूप से की थी। इस निधि का उद्देश्य ऐसी अनुकरणीय और लक्ष्य आधारित परियोजनाओं की पहचान करना है जिन्हें विकासशील देशों में मांग के आधार पर चलाया जा सके। प्रतिवर्ष 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम अंतराल को पाटना, गठबंधन बनाना रखी गई है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस को मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न समुदायों को एक साथ लाना है तथा इसके द्वारा कई देश एक साथ मिलकर बेरोजगारी, गरीबी, जाति भेदभाव, लिंग और धर्म के नाम पर बटे लोगों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि 26 नवंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा इसे मनाए जाने की घोषणा की गई तथा पहली बार 20 फरवरी 2009 को इसे मनाया गया था। पुरातत्वविदों ने हाल ही में एक हड़प्पा युग की बस्ती की खोज की है। इसे मोरोधारो नाम दिया गया है। यह एक हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती है जिसे कच्छ, गुजरात में खोजा गया। यह किलेबंद बस्ती पूर्व से पश्चिम तक 102 मीटर और उत्तर से दक्षिण तक 58 मीटर है। इसके दक्षिण पश्चिम की ओर 10 × 10 मीटर का मंच है और उत्तर पूर्व की ओर एक कुआं। यहाँ बड़ी मात्रा में हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन मिले हैं जैसे धौलावीरा में मिले थे। यह बस्ती हड़प्पा कालीन समय के 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक के बीच की मानी जा रही है। यूरोपीय संघ ने हाल ही में लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों को ईरान समर्थित हौती विद्रोहियों के हमलों से बचाने के लिए ऑपरेशन एस्पाइड्स लॉन्च किया है। यह नौसैनिक मिशन लाल सागर में मालवाहक जहाजों को यमन के हौती विद्रोहियों के हमलों से बचाने के लिए शुरू किया गया है। यह लाल सागर, अदन की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में यूरोपीय युद्धपोत और जहाजों को प्रारंभिक चेतावनी भेजेगा। इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करना और नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में योगदान देना है, विशेष रूप से व्यापारी और वाणिज्यिक जहाजों को। हाल ही में एनसीटीपी यानी नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक के प्राथमिक एजेंडे में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए शिक्षा, सम्मान के साथ जीवन, स्वास्थ्य सहायता, आजीविका के अवसर और कौशल वृद्धि से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि एनसीटीपी भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है और यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के उपायों पर सरकार को सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया जिसमें चिनाब रेलवे पुल भी शामिल था। यह विश्व का अब तक का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे पुल है जिसकी नदी के तल से ऊंचाई 1178 फीट है तथा इसकी ऊंचाई एफिल टावर से भी अधिक बताई जा रही है। चिनाब नदी पर बना यह पुल कटरा से बनिहाल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करेगा। यह पुल भारतीय रेलवे की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का हिस्सा है जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नवे रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया। इस संवाद में यूनान के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक वार्षिक सम्मेलन है। इसकी शुरुआत 2016 से हुई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय का मुख्यालय रायसीना पहाड़ी नई दिल्ली में स्थित होने के कारण इसे रायसीना डायलॉग कहा जाता है। इसे विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है।
यह एक बहुहितधारक और बहुपक्षीय बैठक है जिसमें नीति निर्माताओं, विभिन्न राष्ट्रों के हितधारकों, राजनेता, पत्रकार, उच्चाधिकारियों, उद्योग और व्यापार जगत के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में बहु अरब डॉलर की निर्माण परियोजना के लिए निर्धारित निकोबार द्वीप समूह का दौरा किया। इसके बाद स्वदेशी शोम्पेन जनजाति फिर से चर्चा में आ गई। दरअसल विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इन विकास परियोजनाओं से शोम्पेन जनजाति का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। शोम्पेन पृथ्वी पर सबसे अलग थलग जनजातियों में से एक है। वे घने उष्णकटिबंधीय वर्षावन में रहते हैं और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में से एक हैं। शोम्पेन लोगों की एक अनोखी भाषा है जिसे दुनिया की सबसे प्राचीन और जटिल जनजातीय भाषाओं में से एक माना जाता है। शोम्पेन की सटीक जनसंख्या अभी तक ज्ञात नहीं है। एक अनुमान के अनुसार 200 से 400 के बीच ये संख्या बताई जाती है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य में कॉटन कैंडी की बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया। दरअसल इसके पीछे कारण रोडामाइन बी रसायन का उपयोग बताया जा रहा है। आपको बता दें कि रोडामाइन बी एक सिंथेटिक डाई है जो आमतौर पर कपड़ा, कागज, चमड़ा और पेंट उद्योग में एक रंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाने वाला रसायन है। यह लाल और गुलाबी रंग प्राप्त करने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल कॉटन कैंडी में ही नहीं बल्कि मिठाई, लाल मिर्च, मिर्च पाउडर, करी पाउडर, सॉस के साथ कई दूसरे मसालों में भी किया जाता है। हाल ही में भारतीय कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड यानी TASL ने भारत का और अपना पहला स्वदेशी जासूसी उपग्रह विकसित किया। इस उपग्रह को अप्रैल में स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसका उपयोग सशस्त्र बलों द्वारा गुप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। दरअसल पहले भारतीय सशस्त्र बल सहयोग और सटीक जानकारी के लिए विदेशी विक्रेताओं पर निर्भर थे। स्वदेशी जासूसी उपग्रह इस निर्भरता को समाप्त करेगा और संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इस उपग्रह की बेंगलुरु स्थित ग्राउंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से लगातार निर्देशित और निगरानी की जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील पेंगोंग पर मैराथन का आयोजन किया गया। यह इस मैराथन का दूसरा संस्करण था। इसे पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन भी कहा जाता है। इस मैराथन को थिएस्ट्रन टाइटल दिया गया। इसका मतलब है कि यह जमी हुई झील पर आखिरी दौड़ हो सकती है। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम केंद्र के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया है जिसमें 7 देशों के 120 धावकों ने हिस्सा लिया। इसे आयोजित करने के पीछे उद्देश्य हिमालय के पिघलते ग्लेशियरों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। हाल ही में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल GIDH को लॉन्च किया। इस पहल पर भारत की G20 अध्यक्षता में सहमति बनी थी। डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल एक WHO प्रबंधित नेटवर्क है जिसे सभी G20 देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था। यह पहल 4 मुख्य घटकों वाले नेटवर्कों का एक नेटवर्क होगी जिसमें कंट्री नीड्स ट्रैकर, कंट्री रिसोर्स पोर्टल, ट्रांसफॉर्मेशनल टूल बॉक्स और ज्ञान का आदान प्रदान करना शामिल है। यह पहल देश की क्षमता को बढ़ावा देने और डिजिटल स्वास्थ्य में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यापक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करेगी। जल्द ही उत्तर प्रदेश अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। इस परियोजना को शुरू करने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। यह संरक्षण रिजर्व उत्तर प्रदेश के वन विभाग द्वारा सरयू नदी, जिसे सरजू भी कहा जाता है, उसके किनारे स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें, सरजू नदी समृद्ध कछुआ विविधता के लिए जानी जाती है। इसके साथ ही सरजू भारत की एकमात्र नदी है जहां कछुओं की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं तथा इनमें से 8 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध हैं। हाल ही में तेलंगाना में मेदाराम जतारा उत्सव शुरू हुआ। इस उत्सव को समक्का सरलाम्मा जतारा के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्सव तेलंगाना की समृद्ध आदिवासी विरासत को प्रदर्शित करता है। इसी के साथ यह उत्सव ऐतिहासिक महत्व भी रखता है क्योंकि यह अन्यायी शासकों के खिलाफ एक मां और बेटी की जोड़ी समक्का और सरलम्मा के संघर्ष की याद दिलाता है। कोया जनजाति द्वारा आयोजित इस उत्सव को पूरे एशिया में सबसे बड़े आदिवासी त्योहार के रूप में जाना जाता है। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इंटेक वार्षिक महोत्सव परुवेता के लिए यूनेस्को मान्यता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इंटेक का लक्ष्य इस महोत्सव को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का खिताब दिलाना है। आपको बता दें, इसे मॉक हंटिंग फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है। यह आंध्र प्रदेश के अहोबिलम शहर में श्री नरसिम्हा स्वामी मंदिर में मनाया जाता है तथा यह सांप्रदायिक सद्भाव का त्योहार है। पूरे आयोजन के दौरान मंदिर के कर्मचारी आदिवासी बस्तियों में ही रहते हैं।
दोस्ती अभ्यास का 16वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, इसलिए इस अभ्यास को दोस्ती 16 नाम दिया गया है। यह एक त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास है जो मालदीव में आयोजित होने जा रहा है। इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षक बल शामिल होते हैं तथा बांग्लादेश इस अभ्यास में ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होगा। आपको बता दें कि यह एक द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है जो पहली बार 1991 में भारतीय और मालदीव तटरक्षकों के बीच आयोजित किया गया था तथा 2012 में श्रीलंका पहली बार इस अभ्यास में शामिल हुआ था।